नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो से हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ना मैंने जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको एक एक लाइन में बताया, मतलब कि क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो सीजीपीएससी हो या फिर सीजी व्यापम हो, तो वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह के क्वेश्चन, तो उसको मैं जो हूँ एक एक लाइन में, मतलब इससे क्या होगा कि एक ही वीडियो में हम जो है बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि मैंने स्पेशली सीजीपीएससी के लिए बनाया था, लेकिन वो आपको सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए भी काम आ सकता है, क्योंकि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े से मिलते जुलते हैं, मतलब चीज वही होता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन आपको वो वीडियो भी जो है, मतलब वो जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्पेशली सीजीपीएससी के लिए बनाया था, ऐसा नहीं है कि वो सीजी व्यापम में काम न आए, इसके लिए भी आप लोग को काफी काम आएगा, तो उसको आप लोग जरूर से देखिएगा। सीजी व्यापम से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, आरआई का एग्जाम हो, इसके अलावा जो भी दूसरी परीक्षाएं सीजी व्यापम द्वारा ली जाती है, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग किस टाइप से देखेंगे, देख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने तैयार किया है, वन लाइनर होंगे, मतलब एक एक लाइन के होंगे, फैक्ट होंगे सब। और यकीन मानिए ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी मैं यहाँ पॉइंट तथ्य आप लोगों को बताऊंगा, आधे से ज़्यादा तो विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो सीजी व्यापम हो चाहे वो सीजीपीएससी, उसमें पूछे जा चुके हैं। तो इसको हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। ये पहला वीडियो है, आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो तरीका है आप लोगों को पसंद आएगा, आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको चेंज करूँगा। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग सीजी व्यापम की तैयारी करवाने को बोल रहे हो, तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री के काफ़ी सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, खेल कूद है, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर, इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी से भी सीजी व्यापम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो तो लेकर के नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ बीच बीच में कोशिश करूँगा कुछ इस तरह के वीडियो, जिस टाइप के क्वेश्चन सीजी व्यापम में पूछे जाते हैं, तो उनका मैं जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी आप लोग मुझे सुझाव दीजिएगा, हालांकि मैं डिटेल वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन इस तरह के वीडियोज़ जरूर लेकर के आऊँगा। तो हम लोग आज का वीडियो चालू करते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पर टोटल 100 फैक्ट लिए हैं, 100 तथ्य लिए हैं। तो पहला दिया हुआ है, बड़ा सरल है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। देखो ये जो चीज़ है ना, काफ़ी बार पूछा गया, चाहे आपका सीजी व्यापम की परीक्षा हो या फिर सीजीपीएससी की परीक्षा हो, दोनों ही परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसको आप लोग एकदम माइंड में बिठा के रखिएगा कि 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ, और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को 20 वर्ष पूर्ण हुए अभी पीछे 1 नवंबर सन 2020 को। दूसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य मध्य प्रदेश है। काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश राज्य का अंग हुआ करता था पहले, उसी से अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, तो ये तो भाई सबको पता ही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य 44 वर्ष तक मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा रहा। तो ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा, तो ये 44 वर्ष तक। देखिए जो मध्य प्रदेश राज्य है, इसकी स्थापना सन 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब? सन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है, और उसी के साथ छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना लिया जाता है। और इधर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर सन 2000 को। तो आप लोग माइनस करेंगे तो यहाँ आपको 44 वर्ष निकल करके सामने आएगा। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह भी काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस हिस्से में स्थित है, तो दक्षिण पूर्व। अगर आप मध्य प्रदेश देखोगे तो कुछ इस तरह का मध्य प्रदेश है, और इधर हमारा छत्तीसगढ़, तो ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया आपका दक्षिण, तो ये क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व।
दक्षिण पूर्व में हम सॉरी ये पूर्व है, माफी चाहूंगा, ये दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व में है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का अंग बना। अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था और छत्तीसगढ़ उसी दिन से मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद अगला दिया हुआ है 1956 से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा रहा। तो देखो 1 नवंबर सन 1956 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाया गया, तो उससे पहले छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था? तो मध्य प्रांत एवं बरार, इसी को बोला जाता है सीपी एंड बरार। सीपी एंड बरार, ध्यान रखेंगे, सीपी एंड बरार। सीपी का मतलब होता है सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, अंग्रेजी में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, हिंदी में मध्य प्रांत एवं बरार। तो इसका अंग रहा छत्तीसगढ़। देखो ब्रिटिश काल में ना छत्तीसगढ़ इसी मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। हाँ, यहाँ दिया है नीचे ना, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा हुआ करता था, तो ये भी पूछा गया है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,361 वर्ग किलोमीटर है। काफी बार पूछा गया है, चाहे CGPSC हो चाहे CG व्यापम हो। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है कितना, 1,35,361 वर्ग किलोमीटर, तो ये जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। काफी बार पूछा गया है, चाहे CG व्यापम हो या CGPSC हो, तो ध्यान रखना 4.11% भारत के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ होता है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, ही होना था यहाँ पर, की दृष्टि से मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.48% है। देखो भारत के मामले में 4.11%, मतलब कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वो 4.11% होता है। वहीं मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ 30.48% हिस्सा होता था। ध्यान रखना, दोनों चीज पूछा गया है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़े के समान है। कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की आकृति किस प्रकार की है, तो समुद्री घोड़े आप लोगों ने साइंस की किताबों में पढ़ा होगा, देखा होगा। जो साइंस की स्टूडेंट है उसको तो बड़े अच्छे से मालूम होगा, लेकिन फिर भी जिसने 10वीं तक की पढ़ाई साइंस से की है तो उसने कभी ना कभी समुद्री घोड़ा जरूर देखा होगा, विज्ञान की पुस्तकों में, या फिर आज तो इंटरनेट का जमाना काफी है तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो जो समुद्री घोड़ा है उसका आकार कुछ कुछ छत्तीसगढ़ जैसा मिलता जुलता है, तो काफी बार पूछा गया है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। अगला दिया छत्तीसगढ़ राज्य एक भू आविष्ठित प्रदेश है। काफी बार पूछा गया है। भू आविष्ठित प्रदेश का मतलब ऐसा प्रदेश, ऐसा राज्य जो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। क्या हमारा छत्तीसगढ़ किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है ना, चारों तरफ भारतीय राज्य ही हैं। ऐसे हमारे भारत में कितने 5 राज्य हैं ना, एक तो हो गया हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा झारखंड, इसके बाद तेलंगाना। ये सब जो है भू आविष्ठित प्रदेश हैं। जिस तरह से भू आविष्ठित प्रदेश होते हैं उसी तरह से भू आविष्ठित जिले भी होते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 10 भू आविष्ठित जिले हैं, आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। तो छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित प्रदेश है। उसके बाद अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है। जी हां, बिल्कुल सही है। देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर पूर्व में आप जाएंगे तो झारखंड, उसके बाद पूर्व में उड़ीसा, उसके बाद दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके बाद दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम में आएंगे तो महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र और पश्चिम में मध्य प्रदेश। तो इस तरह से हमारा जो छत्तीसगढ़ है 7 राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर की स्थापना कलचुरी वंश के शासक रामचंद्र देव ने की थी। बिल्कुल ठीक है ये भी। देखो हालांकि सही गलत तो बताना नहीं है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर की स्थापना कलचुरी वंश के शासक रामचंद्र देव ने
की थी। किसने की थी? रामचंद्र देव ने। इनके बेटे थे राय ब्रह्मदेव, रामचंद्र देव का बेटा था राय ब्रह्मदेव, तो उसी के नाम पर रायपुर नगर का नामकरण हुआ है। अगला दिया है, ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगन्यू ने रायपुर को रतनपुर के स्थान पर छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। पहले हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर हम लोग देखें तो रतनपुर थी। हालांकि रतनपुर के मतलब जो कलचुरी थे वो दो भागों में बट गए थे, रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी, लेकिन फिर भी जो रतनपुर था उसका काफी ज्यादा महत्व था। जब मराठों ने हमारे छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में किया तो मराठों की राजधानी रतनपुर हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब अंग्रेज आते हैं तो राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर लेते हैं। तो मराठों की राजधानी रतनपुर और अंग्रेजों ने रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरित की। किसने? तो ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगन्यू ने। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी दोनों ही परीक्षाओं में। अगला दिया हुआ है, रायपुर जिले की स्थापना 1861 में हुई थी। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। रायपुर जिले की स्थापना 1861 में हुई थी और इसी वर्ष ना बिलासपुर और संबलपुर जिलों की भी स्थापना हुई थी। और इसके ठीक एक वर्ष पश्चात अर्थात 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना होती है, जिसमें 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर जो कि अभी उड़ीसा में है, वो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले में स्थापित है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? बिलासपुर जिले में। बिलासपुर जिले में एक स्थान है बोदरी, ये भी पूछा गया है कि किस स्थान पर है, तो बोदरी आप लोग ध्यान रखेंगे बिलासपुर में है। तो ये देश का 19वें क्रम का उच्च न्यायालय, मतलब ये जो है 19वें नंबर का हाई कोर्ट है हमारे भारत का। अगला है, छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य है, तो 26वें नंबर का राज्य है। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ ना 2 और राज्यों का स्थापना हुआ था, मतलब एक ही दिन नहीं, थोड़े थोड़े दिन के अंतराल में। जैसे कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर तेलंगाना की स्थापना हुई है, मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद और कई सारे राज्यों की स्थापना हुई है, 4 राज्यों की स्थापना। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अच्छा यह दिया हुआ है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ उत्तराखंड और झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आए थे होना है ये। अगला 21वां, छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में 28 जिले हैं। तो देखिए याद रखेंगे, ये भी काफी बार पूछा गया है। जब हमारे छत्तीसगढ़ में 16 जिले हुआ करते थे, 18 जिले हुआ करते थे, 27 जिले हुआ करते थे, तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, दोनों में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। तो वर्तमान समय में 28 जिले हैं। जो नवीनतम जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये पूछा भी है ना, दिया भी है, नवीनतम जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही है, जो बिलासपुर जिले को पुनर्गठित करके स्थापित किया गया। ये फरवरी 2020 में अस्तित्व में आया है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। 22वां नंबर देखते हैं हम लोग, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि राज्य गठन के समय हमारे यहाँ कितने जिले थे? 16 जिले थे, संभाग थे 3, तहसील थे, तहसील जहां तक 97 थे तहसील, और जो विकास खंड थे 146। तो ये पूछा जाता है राज्य गठन के समय की क्या स्थिति थी, तो 16 जिले थे उस समय। और उसके बाद फिर 18 जिले हुए, 2 जिले नारायणपुर और बीजापुर एक साथ स्थापित हुआ ना 2007 में, 18 जिले हुए। उसके बाद फिर 2012 में 9 जिले अस्तित्व में आए, तो 27 जिले हो गए। उसके बाद फिर 2020 में एक जिला बनाया गया गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो कितने जिले हो गए? 28 जिले हो गए। अगला देखते हैं, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं वर्तमान समय में। कौन कौन से संभाग हैं? तो सबसे पुराना हो गया आपका रायपुर हो गया, उसके बाद बिलासपुर हो गया, फिर बस्तर हो गया, फिर दुर्ग हो गया, उसके बाद सरगुजा। अच्छा, दुर्ग सबसे आखिर में है, सरगुजा, फिर उसके बाद दुर्ग। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, ये होगा स्थापना का क्रम, मतलब संभाग स्थापना का क्रम। राज्य स्थापना के समय 3 संभाग थे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। उसके बाद सरगुजा अस्तित्व में आया लगभग 2008 में। उसके बाद फिर 2013 में दुर्ग की स्थापना हुई, दुर्ग संभाग की स्थापना। राज्य गठन के समय 3 संभाग थे। उसके बाद बोल रहा है छत्तीसगढ़ में कुल 146 विकास खंड हैं, ब्लॉक।
जनपद जिसको बोलते हैं ना, तो 146 विकासखंड है। राज्य स्थापना के समय में भी 146 और वर्तमान समय में भी 146 विकासखंड हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकासखंडों की संख्या 85 है। तो ये जो 146 विकासखंड है ना, इनमें से 85 आदिवासी विकासखंड हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, 85 विकासखंड। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, काफी बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ये जो 5 सीटें हैं ना, कौन कौन से हैं हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद, वो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 11 सांसद कौन कौन से हैं, उनका क्षेत्र कौन सा है, कौन आरक्षित वर्ग से है और कौन अनारक्षित वर्ग से है, ये भी जो है पूछा जाता है। जैसे कि 4 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद एक जो है जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र, वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और बाकी 6 जो हैं अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है। तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, चाहे सीजी व्यापम हो या फिर पीएससी हो। तो छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल अथवा सरई है। देखो ये सरल सरल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बहुत बार पूछे गए हैं। साल अथवा सरई, साल को ही सरई भी बोला जाता है, साल को सरई भी बोला जाता है। और इस वृक्ष का हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी मतलब तादाद है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है। जैसे कि राष्ट्रीय वृक्ष होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, वैसे ही अपने अपने राज्यों के राजकीय चिन्ह भी होते हैं। तो राजकीय वृक्ष साल अथवा सरई। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, जो कि बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है ना, पहाड़ी मैना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद देखिएगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा। हमारे छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो वन भैंसा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, है नहीं है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत है, इसको घोषित किया गया है। इसकी रचना किसने की है? तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की रचना डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा किया गया है। नाम पूछा गया है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की रचना की है। और इसको गाया कौन है? वैसे तो बहुत सारे गायकों ने गाया है, लेकिन ऑफिशियली ममता चंद्राकर जी ने इसको गाया है। आप लोग जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। अरपा पैरी के धार आप लोग टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला। काफ़ी मतलब खूबसूरती से गाया गया है ममता चंद्राकर जी के द्वारा। अगला दिया हुआ है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है, महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद बोल रहा है, रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। रिहंद नदी, जिसको कि रेंड भी बोला जाता है, रेवा भी बोला जाता है, तो ये जो है सरगुजा संभाग की, मतलब सरगुजा संभाग नहीं बोलना चाहिए, सरगुजा क्षेत्र की जीवन रेखा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है। देखो जो महानदी है, इसको छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। किस कारण से? क्योंकि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है। देखो कोई नदी लंबी हो सकती है, लेकिन मान लो लंबी है, लेकिन उसका जो अपवाह क्षेत्र है, उसमें आकर के मिलने वाली नदियों का जो क्षेत्र है वो उतना विशाल नहीं है, तो ये नदी बड़ी नहीं कहलाएगी। लंबी तो है लेकिन वो बड़ी नहीं कहलाएगी। अगर मान लो इसी के आसपास कोई दूसरी नदी है जो लंबाई में इससे थोड़ी कम है, लेकिन इस नदी में जो दूसरी नदियां आकर के मिलती है, उनका जो क्षेत्र है, मतलब वो नदियां काफ़ी बड़ी बड़ी है, दूर दूर से आके मिलती है, तो वो जितने क्षेत्र तक उनका प्रसार रहेगा तो वो उसका अपवाह तंत्र कहलाएगा। भले ये नदी लंबी है, लेकिन इसमें आकर के मिलने वाली नदियां छोटी छोटी है, तो उसका अपवाह तंत्र उतना बड़ा नहीं होगा। तो जो महानदी है हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र है। वैसे इसकी लंबाई तो लगभग 850 किलोमीटर है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 290 या फिर 286 किलोमीटर के आसपास ये प्रवाहित होती है। सबसे लंबी नदी ना शिवनाथ है, यहाँ दिया हुआ भी है दूसरा, जो सबसे
जो सबसे लंबी नदी है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली, वो शिवनाथ नदी है लंबाई के मामले में। लेकिन चूंकि शिवनाथ नदी खुद महानदी की सहायक नदी है, तो ये जितनी लंबी है, इसकी जो दूसरी सहायक नदी है, वो सब तो अपना पानी किसमें लेके चल देते हैं, महानदी में। तो महानदी सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी कौन है, शिवनाथ नदी। और ये महानदी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान आदिवासी संस्कृति। ये काफी बार पूछा गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक विशेष पहचान, अलग जो छत्तीसगढ़ को जो अलग पहचान देता है, क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ना हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या का 30.6% जनजाति आबादी है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जितने लोग रहते हैं ना, तो उसका 30.6% आदिवासी जनजाति निवास करते हैं। तो आदिवासी बाहुल्य वाला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। अगला दिया है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है। काफी बार पूछा गया है कि सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन है, तो गोंड है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ की आदिवासी आबादी तीरंदाजी में अत्यंत कुशल है। तो देखो, जो तीरंदाजी है ना, मतलब तीर चलाने वाला, जो जिसको अंग्रेजी में क्या आर्चरी कुछ बोला जाता है शायद, तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी बंधु हैं, वो इस वाले खेल में काफ़ी माहिर हैं। तीरंदाजी में काफ़ी सारे उन्होंने इनाम भी जीते हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी भी हुए हैं। देखिए क्या है कि ये लोग तो भाई जो इनका निवास है, वन क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, शिकार इनका जीविका का एक साधन है। शिकार करके ये लोग जीते हैं ना अधिकतर के, क्योंकि खेती वगैरह उतना ये लोग करते नहीं है, थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन उतना नहीं है, उन्नत कृषि नहीं कर पाते हैं, तो शिकार पर इनकी जीविका टिकी हुई है। तो ये लोग अच्छे तीरंदाज हैं, तो इनको जो है प्रशिक्षित किया जाता है और इस खेल में जो भी खेल होते हैं आयोजन, तो वहाँ इनको ले जाया जाता है। तो तीरंदाजी में काफ़ी कुशल है। अगला दिया है बस्तर की मुरिया जनजाति में घोटुल प्रथा प्रसिद्ध है। काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। तो मुरिया जनजाति में घोटुल प्रथा का प्रचलन है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल मुख्यालय स्थापित है। तो छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है ना, वहाँ पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थापित है। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र रेलवे मंडल का मुख्यालय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल। इसमें जो है हमारा जो मध्य छत्तीसगढ़ में जो भी रेलवे स्टेशन वगैरह है ना, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो बस्तर क्षेत्र में जो रेल है ना, वो आपका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो इसमें नहीं आता है। मैं बताऊंगा आपको कि जो जगदलपुर में जो रेल वगैरह है वो किस जोन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ना जो महासमुंद में जो कुछ रेलवे स्टेशन है, वो भी बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो विशाखापट्टनम या फिर भुवनेश्वर के अंतर्गत आते हैं। मैं आगे वाले वीडियोस में आपको अपडेट कर दूंगा। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर जिले में है। मतलब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कारधानी राजनांदगांव को कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी किसको कहते हैं, तो राजनांदगांव को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव जिले में स्थित है। शासकीय मुद्रणालय मतलब कि जहां पर सरकारी दस्तावेज तैयार होते हैं, छापा जाता है, जहां पर सरकारी दस्तावेज, वो कहां पर है, राजनांदगांव जिले में है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की ज्ञान की राजधानी भिलाई नगर को कहा जाता है। ज्ञान की राजधानी भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, तो वहां पर काफी सारे शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए हैं। इसी कारण से छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। संस्कारधानी, ज्ञान की राजधानी, न्यायधानी। न्यायधानी बिलासपुर को बोला जाता है जहां पर उच्च न्यायालय है। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। मंदिरों की नगरी, किसको छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। देखेंगे आगे, मैंने कुछ लिया है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप के। अगला दिया है 52वां, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कबीरधाम जिले के भोरमदेव को कहा जाता है। काफी बार पूछा गया है कि किस छत्तीसगढ़ के किस मंदिर की तुलना खजुराहो से की जाती है, तो कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला सरगुजा के मेन पार्ट को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला, शिमला कहाँ पर है, आपके कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है ना शिमला। काफ़ी मतलब पर्यटन स्थल है, पहाड़ी इलाका, हिल स्टेशन है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, मेन पार्ट
कहते हैं यहाँ पर काफ़ी ठंड होता है, कभी कभी बर्फ़ भी पड़ता है, मतलब वैसे शिमला जैसा बर्फ़ नहीं पड़ता है, हल्का फुल्का। तो ये मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। आप जा सकते हैं, यहाँ घूमने काफ़ी अच्छा जगह है। और यहीं पर तिब्बती शरणार्थियों को भी बसाया गया है। अगला दिया हुआ है मेन पार्ट में तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया गया है। तिब्बत के जो शरणार्थी जो कि भारत में आ गए थे, भाई हमको शरण दो, तो भारत के काफ़ी सारे स्थानों में इनको आश्रय दिया गया, तो उनमें से एक मेन पार्ट भी है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के केशकाल घाटी को फूलों वाली घाटी के नाम से जाना जाता है। जो केशकाल घाटी है ना, जो कि जगदलपुर और रायपुर को जोड़ती है, तो उसको फूलों वाली घाटी कहा गया है। केशकाल घाटी बस्तर क्षेत्र को रायपुर से जोड़ती है, ध्यान रखेंगे इसको भी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा मुझे ना एक क्वेश्चन याद आ रहा है केशकाल घाटी से, ये सीजी व्यापम के किसी परीक्षा में पूछा गया था कि केशकाल घाटी में कितने मोड़ है। देखो घाटी इस तरह से होता है ना ऐसे, तो ये जो मोड़ है ये कितने मोड़ है, ये पूछा गया था किसी सीजी व्यापम के ही किसी परीक्षा में। थोड़ा सा अतरंगी टाइप का था, तो मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो ऐसे आपको तो फिर चिल्फी घाटी में कितने मोड़ हैं ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा फिर। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो बताइएगा, मतलब केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं। अगला है छत्तीसगढ़ का काशी जांजगीर चांपा के खरौद को कहा जाता है। खरौद जहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, और कहते हैं यहीं पर खर दूषण की हत्या हुई थी। खर दूषण ये कौन थे, तो रावण के भाई थे ना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने खर दूषण की यहाँ पर हत्या किया था, मतलब उनका वध किया था, उनका संहार किया था। जो कि राक्षस थे ना, तो राम जी ने उनका संहार किया था। तो खरौद खर दूषण की का क्षेत्र हुआ करता था, खर दूषण, और उसी से जो है इस स्थान का नाम खरौद पड़ा, ऐसा बोला जाता है। अगला दिया छत्तीसगढ़ में चौराहों के नगर के रूप में जगदलपुर को जाना जाता है। जगदलपुर जो बस्तर जिला का जिला मुख्यालय है, दक्षिण छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर है जगदलपुर, तो इसको चौराहों का नगर कहा जाता है। जो काकतीय वंश के शासक थे राजा प्रताप रुद्रदेव, तो उन्होंने जगदलपुर नगर को, जो आधुनिक जगदलपुर है, उसको बसाया है। हालांकि जगदलपुर नगर की स्थापना तो काकतीय वंश के राजा दलपत देव द्वारा की गई है, लेकिन जो आधुनिक जगदलपुर जिसको चौराहों का नगर बोला जाता है, वो प्रताप रुद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया है। अगला दिया है तालाबों की नगरी, काफी बार पूछा गया है, रतनपुर को कहा जाता है तालाबों की नगरी। काफी सारे तालाब खुदवाए गए हैं कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा। अगला दिया है, ये भी बड़ा मजेदार चीज था, ये पूछा गया है, टंकियों का शहर रतनपुर को कहा जाता है। मैंने ये शायद CGPSC में पूछा है कि किस स्थान को टंकियों का शहर कहा जाता है, तो रतनपुर, मतलब वहाँ बहुत सारे टंकी होंगे इसलिए पता नहीं, तो टंकियों का शहर रतनपुर। तो ऐसे टाइप से थोड़े अतरंगी टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है। आरंग जो कि रायपुर जिले में है, काफी सारे मंदिर हैं वहां पर, तो उसको जो है मंदिरों की नगरी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतूरगढ़ को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, चैतूरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है, काफी बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ में पहली बार महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था। सन 1920 में धमतरी के कंडेल में सत्याग्रह हुआ था ना, नहर सत्याग्रह, तो उसके लिए महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी अछूतोद्धार कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, तो इन सभी कारणों से इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्राचीन भाषा को कोसली कहा जाता है। ये भी काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्राचीन भाषा क्या कहलाती है, तो कोसली। अभी हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना, तो प्राचीन समय में यहाँ की भाषा को कोसली कहा जाता था, और इस क्षेत्र को कोसल कहा जाता था। तो कोसल में बोली जाने वाली भाषा कोसली। अगला दिया है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। काफी बार पूछा गया, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, मतलब व्यापम हो या फिर PSC, तो ये पूछा गया है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इन्होंने ना सन 1818 के आसपास में छत्तीसगढ़ का एक रेखा चित्र खींचा था कि हमारा छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए। अगला दिया है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पक्ष में नहीं थे पंडित रविशंकर शुक्ल। देखो पंडित रविशंकर शुक्ल ना, वो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बने इसके पक्ष में नहीं थे।
तो पूछा गया है ये चीज़ भी। अगला दिया है छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर था, जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित पहला महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो रायपुर में था। इससे पहले तक हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी कॉलेज नहीं था। मतलब कि छत्तीसगढ़ के लोगों को पढ़ने के लिए या तो नागपुर जाना पड़ता था या फिर जबलपुर, बनारस, इलाहाबाद इस तरफ जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में सन 1948 में एक महाविद्यालय की स्थापना होती है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। तो ये प्रथम महाविद्यालय था। अच्छा, इससे पहले एक और कॉलेज हुआ करता था माफी चाहूंगा, राजकुमार कॉलेज, लेकिन वो ना आम नागरिकों के लिए नहीं था, वो केवल और केवल राजकुमारों के लिए था। मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ से लगे हुए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा, इस तरफ के जो राजे महाराजे थे, उनके जो बच्चे होते थे, उनके जो रिश्तेदार होते थे, मतलब कि राज परिवार से जुड़े लोगों की शिक्षा के लिए राजकुमार कॉलेज स्थापित किया गया था रायपुर में। ये लगभग 1885 के आसपास में स्थापित हुआ था, लेकिन वो आम जनता के लिए नहीं था, उससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं था। वहां पर ना इन राजकुमारों को शिक्षा तो दी जाती थी, लेकिन किस तरह की शिक्षा, पूरी तरह से उनको अंग्रेज बनाया जाता था। उनको ये सिखाया जाता था कि जो भारतीय हैं, जो यहाँ के जो प्रजा है, मतलब वो लोग तो राजे महाराजे हैं ना, शासन करने वाले, तो उनकी जो प्रजा है वो निम्न स्तर की, इस टाइप से उनको सिखाया जाता था। मतलब कि अंग्रेज उनको अपने तरीके से पढ़ाते लिखाते थे और अपने जैसा बनाने की कोशिश करते थे। हालांकि इसके बावजूद भी कई सारे राजे महाराजे अच्छे हुए थे। खैर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम उद्योग, काफी बार पूछा गया है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव में स्थापित था, जिसको कि बीएनसी मिल कहा जाता था। बीएनसी मिल ये कपड़ा फैक्ट्री था। तो इसकी स्थापना हुई हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। पहला ये कारखाना था या फिर पहला उद्योग था या पहला फैक्ट्री था बंगाल नागपुर कॉटन मिल। कहाँ स्थापित हुआ था? राजनांदगांव जिले में। और यहीं पर पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में मजदूरों का आंदोलन भी होता है। 3 बार हुए थे ना मजदूर हड़ताल, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो राजनांदगांव जिले के ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना दुर्ग के जामुल में था। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खुला? दुर्ग जिले में एक स्थान है जामुल, वहां पर जो है खोला गया। काफी बार पूछा गया है। ये 1965 में स्थापित हुआ था। एसीसी कंपनी का सीमेंट था, एसीसी। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना कबीर धाम का भोरमदेव शक्कर कारखाना है। अभी वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में 4 शक्कर कारखाना है ना, एक कबीर धाम में, ये हो गया आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना। इसके अलावा कबीर धाम में ही एक नया शक्कर कारखाना खोला गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। इसके बाद सूरजपुर, सरगुजा संभाग में सूरजपुर, वहां पर महामाया शक्कर कारखाना, बालोद में दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। तो 4 बड़े शक्कर कारखाने हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4 जो कि सरकार तरफ से स्थापित किए गए हैं, आप इनकी स्थिति भी ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया। अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र था, जिसके संपादक माधवराव सप्रे थे। यहाँ थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि सप्रे थे, ये होना था, सप्रे जी थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, समाचार पत्र का क्या नाम था? छत्तीसगढ़ मित्र। ये मासिक निकलता था, माह में एक बार, मंथली। तो इसके संपादक कौन थे? तो माधवराव सप्रे जी थे। ये कहां से निकलता था? तो बिलासपुर का जो पेंड्रा रोड है ना, पेंड्रा रोड, वहां से ये समाचार पत्र निकलता था महीने में एक बार। ये सन 1900 में सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ और 3 साल चला, 1900 से 1903 तक। तो माधवराव सप्रे जी को हमारे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक के रूप में जाना जाता है। ये 72 नंबर में बोल रहा है ना, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे को माना जाता है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल था। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र वो तो छत्तीसगढ़ मित्र था, लेकिन वो दैनिक नहीं था, वो माह में एक बार आता था, मासिक था। तो अभी आप लोग देखते होंगे आपके घर में रोज समाचार पत्र आता है, सवेरे सवेरे आपके उठने से पहले ही आपके गेट में या फिर आपके घर के बाहर जो है समाचार पत्र पड़ा हुआ आपको मिल जाता होगा। लेकिन शुरुआत में ना समाचार पत्र महीने में या फिर काफी देर से छपता था, क्योंकि उस टाइम पे संसाधन तकनीक उतने थे नहीं। तो
शुरुआत में हमारे यहाँ मासिक समाचार पत्र निकला, उसके बाद फिर कई सारे लोगों ने 15 दिन में एक बार, फिर साप्ताहिक ऐसे निकलने लगा। तो सन 1951 में पंडित रविशंकर शुक्ल जी के प्रयासों से पहले दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसका नाम था महाकौशल। ये जो महाकौशल है पहले साप्ताहिक निकलता था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को दैनिक समाचार पत्र उस समय नहीं मिलता था। जो बाहर दूसरे राज्यों में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे दैनिक, वो यहाँ पर मिलता रहा होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र महाकौशल था 1951। अगला दिया है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, शहीद हनुमान सिंह को बोला जाता है। शहीद हनुमान सिंह जो कि सिपाही थे, रायपुर में पोस्टेड थे। तो जिस समय 1857 की क्रांति चल रहा था, तो उसी समय जनवरी 1858 में इन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने सैन्य अधिकारी सिडवेल की हत्या कर दी और अपने साथियों को विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया, लेकिन इनके विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन जो हनुमान सिंह थे वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद गेंद सिंह थे। देखो, जो शहीद गेंद सिंह थे ना, इन्होंने 1885 में विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये परलकोट जमींदारी जो कि कांकेर क्षेत्र में है, वहां के जमींदार थे। तो वहां पर इन्होंने माड़िया आदिवासियों को विद्रोह के लिए तैयार किया और विद्रोह किया। तो इनको जो है इनके निवास स्थान के बाहर माड़िया जनजातियों के समक्ष ही मृत्युदंड दिया गया था। तो इनको छत्तीसगढ़ का पहला शहीद माना जाता है। अगला दिया है स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी थे। तो देखो, जो शहीद वीर नारायण सिंह जी थे, ये 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। तो छत्तीसगढ़ से स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार शहीद होने वाले छत्तीसगढ़ के निवासी कौन थे? वीर नारायण सिंह। जबकि जो गेंद सिंह थे उस टाइम पे तो ऐसा कोई आंदोलन चल नहीं रहा था, तो वो पहले शहीद हुए। बाकी स्वतंत्रता आंदोलन से पूछा जाए तो वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। ये भी काफी बार पूछा गया है। वैसे ये सब सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ा सा रिमाइंड करते रहना चाहिए। कई बार जो है दिमाग से कुछ का कुछ हो जाता है। अगला दिया छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे। दिनेश नंदन सहाय, DN सहाय। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WA शशांक थे पहले मुख्य न्यायाधीश। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वो थे RS गर्ग। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान समय में कौन विधानसभा अध्यक्ष है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कौन अधिकारी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग देखते जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के 4 बड़े नगर, हमारे छत्तीसगढ़ के 4 बड़े नगर अगर आपसे पूछा जाता है तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख नगर हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगर, तो अंबिकापुर उसमें सबसे टॉप में रहेगा। उसके बाद चिरमिरी एक नाम याद रखेंगे, लेकिन अंबिकापुर विशेष ध्यान रखेंगे। दक्षिण छत्तीसगढ़ में जगदलपुर सबसे बड़ा नगर, तो ये ध्यान रखना। और ये 4 बड़े नगर ये पूरे छत्तीसगढ़ के हिसाब से। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना संभाग रायपुर है। सबसे पुराना संभाग कौन सा है? रायपुर है। देखो, जो रायपुर संभाग है कभी उसके ऑफिशियल स्थापना नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना होती है 1862 में। उसके ठीक 1 वर्ष पहले 1861 में रायपुर जिले की स्थापना हुई थी और 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना, जिसका संभाग मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। और जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय रायपुर को संभाग बना दिया गया होगा। बाद में फिर बिलासपुर को संभाग बनाया जाता है, फिर बस्तर को, फिर सरगुजा को, फिर दुर्ग को। तो सबसे पुराना संभाग रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम संभाग है ये दुर्ग है, जो कि 2013 में स्थापित हुआ है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग बस्तर संभाग है। हमारे यहाँ जो 5 संभाग है ना, उनमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संभाग बस्तर संभाग है। अगला दिया है सर्वाधिक जिलों वाला संभाग बस्तर संभाग है। 5 संभागों में से ना सबसे ज्यादा जिले बस्तर संभाग में। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं बस्तर संभाग में। दूसरे नंबर पर बिलासपुर। अभी जो 28वां जिला गठित हुआ है ना, उसके बाद दूसरे नंबर पे बिलासपुर, नहीं तो पहले बस्तर में 7 जिले और बाकी चारों संभागों में
5-5 संभाग होते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, बस्तर में 7 जिले, बिलासपुर में 6 जिले और बाकी जो 3 संभाग हैं दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, यहां पर 5-5 जिले, ध्यान रखना। अगला दिया है सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग बस्तर संभाग है। देखो जो बस्तर संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन जो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा संभाग है, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है बस्तर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है, और जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग बस्तर है। अगला देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग दुर्ग है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो दुर्ग, जो कि सबसे नवीनतम संभाग भी है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिले, छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिले बलौदाबाजार और कोरबा सर्वाधिक 7 जिलों से घिरे हुए हैं। पूछा गया है काफी बार। अभी जो 28वां जिला बना ना गौरेला, पिंडरा, मरवाही, उसके बाद से कोरबा भी 7 जिलों को स्पर्श करता है, नहीं तो पहले अकेला बलौदाबाजार ही था जो कि सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करता था। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य में राजभाषा दिवस प्रतिवर्ष 28 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, ये जो है ना छत्तीसगढ़ी भाषा को, इसके विकास के लिए इसको जो है मनाया जाता है 28 नवंबर को प्रतिवर्ष। ये 28 नवंबर सन 2007 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था, और उसके बाद 28 नवंबर सन 2008 से प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को प्रतिवर्ष मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी अभी गया ना, 14 फरवरी, दुनिया तो इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाती है, मतलब कि प्यार के दिन के रूप में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इसको मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब आप माता और पिता से भी तो प्यार करते हो ना, तो मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 फरवरी को प्रतिवर्ष। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर है, जो बिलासपुर के ताला ग्राम में स्थित है। काफी बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन मंदिर बिलासपुर के ताला ग्राम का देवरानी जेठानी मंदिर है। अगला दिया है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर विष्णु मंदिर है। देखो जो सिरपुर है ना महासमुंद में, यहाँ पर जो लक्ष्मण मंदिर है, जिसको कि पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में उनकी माता वसाटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त के स्मृति में बनवाया था। तो इस मंदिर को, इसका नाम जो है लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन अंदर ये क्या है, विष्णु जी का मंदिर है। ध्यान रखेंगे, नाम लक्ष्मण मंदिर है लेकिन अंदर प्रतिमा पूजा किसकी होती है, तो विष्णु जी की। अगला दिया है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नल वंश के शासक द्वारा किया गया था। जी हाँ, तो नल वंश का शासक था विलास तुंग, उसने जो है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, एक किसी पेपर में ये पूछा गया था, मतलब इन तीनों मंदिरों का नाम दिया हुआ था, देवरानी जेठानी मंदिर, उसके बाद सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, तो इनके स्थापना का क्रम वहां बताना था आप लोगों को। तो सबसे पहले देवरानी जेठानी मंदिर सबसे पुराना, उसके बाद आता है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास में बना था। उसके बाद 6वीं शताब्दी नहीं, 7वीं शताब्दी में बना था सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। उसके बाद आता है राजिम का राजीव लोचन मंदिर तीसरे नंबर में। तो ये क्रम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य में 11 अभ्यारण्य हैं। हमारे यहाँ टोटल कितने, 11 अभ्यारण्य हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारी चीजें भी पूछा जाता है। 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया क्षेत्र में, उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान। एक बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मुंगेली जिले में है। उसके बाद अगला दिया है साहित्य में छत्तीसगढ़ी भाषा एवं छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि दलराम राय राव द्वारा किया गया था। तो देखो ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि साहित्य मतलब किसी भी कहानी, कविता, काव्य में छत्तीसगढ़ी भाषा एवं छत्तीसगढ़ शब्द, मतलब कि छत्तीसगढ़ी भाषा और इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राय, इनके चारण कवि थे दलराम राव। तो उन्होंने जो है पहली बार अपनी रचना में छत्तीसगढ़ी भाषा और इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया।
चारण कवि का क्या मतलब होता है? ये जो दलराम राव थे, इन राजा लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी कवि थे, आश्रय, वहां पर उनको आश्रय मिला हुआ था, तो उसको चारण कवि बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये लगभग 1494 की बात है। कब की बात है? 1494, अर्थात 15वीं शताब्दी की बात है। अगला हम लोग देखते हैं, ये मतलब अब समाप्त होने वाला है। 100 तथ्य मैंने लिए हैं। छत्तीसगढ़ी बोली आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी बोली किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। बस्तर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली हल्बी है। हल्बी भी आर्य भाषा परिवार का ही हिस्सा है। बाकी जो गोंड जनजाति द्वारा जो गोंडी बोली बोली जाती है ना, वो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो नया तरीका या फिर कहें नया सीरीज जो मैंने शुरू किया है, ये आप लोगों को कैसा लगा, इसको क्या जारी रखना है, किसी दूसरे टाइप से पढ़ाना है। देखिए, मैंने ना अपने चैनल पर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का लगभग 60 से 70% टॉपिक कवर करवाया हुआ है, डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। आप लोग उसको देखिएगा। आप चाहे सीजी व्यापम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, CGPSC की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही परीक्षाओं के लिए वो पर्याप्त है। और रहा जो दूसरे सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक हो, खेलकूद हो, दूसरी चीजें हो, वो समय समय पर मैं उसके भी वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी भी पॉइंट, किसी भी तथ्य जो मैंने बताया, या फिर मेरे से कोई भी मिस्टेक हो गई हो, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं। वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।